Hello everyone. So today we will study pharmaceutical organic chemistry first, and our topic is elimination reactions. So what is elimination reaction? Elimination का मतलब होता है किसी भी चीज को रिमूव करना, ठीक है। एलिमिनेशन टर्म्स डिनोट्स रिमूवल। किस चीज का रिमूवल होगा यहाँ पे? किसी भी एटम या किसी भी ग्रुप का, किसी एक मॉलिक्यूल से बिना कोई रिप्लेसमेंट किए। मतलब हम एक मॉलिक्यूल से कोई भी एटम या ग्रुप को रिमूव कर देंगे सिंपली, और उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इस तरह की रिएक्शंस को हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जो ग्रुप हमारा लीव करता है, ठीक है ना, द लिविंग ग्रुप इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। जो लिविंग ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यानी कि वो चार्ज स्पीसीज जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, ठीक है। N फॉर न्यूक्लियोफाइल एंड N फॉर नेगेटिव। एक चीज होती है हमारी इलेक्ट्रोफाइल, वो होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल X, OH, OR। अब X क्या है यहाँ पे? हैलोजन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्लोरीन हैलोजन है, तो उस पर कैसा चार्ज आता है हमारा क्लोरीन के ऊपर? नेगेटिव, है ना। OH में देखेंगे तो ये जो O है हमारा, इस पे कैसा चार्ज आएगा? OH में, इसमें O माइनस आता है, OR में भी तुम्हारा O माइनस आता है। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट, एलिमिनेशन रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो सारी कैसी होती है नेचर में? एंडोथर्मिक। इस एंडोथर्मिक वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जितनी भी हम रिएक्शंस, ये एलिमिनेशन रिएक्शंस को करते हैं, इन सभी के लिए हीट एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। तो उस टाइप की रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी हमें देनी पड़ती है, दैट आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन है, ठीक है। जिस कार्बन से हमारा लिविंग ग्रुप अटैच है, एक्स क्या है यहाँ पे? हैलोजन, लिविंग ग्रुप, ठीक है। जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप अटैच होता है वो हमारा कौन सा कार्बन होता है यहाँ पे? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के जस्ट एडजेसेंट जो कार्बन होगा नेक्स्ट टू द अल्फा कार्बन, दैट विल बी कॉल्ड एज बीटा कार्बन, ओके। सो अल्फा कार्बन से हमारा क्या रिमूव होगा यहाँ पे? एक्स, एंड बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, ठीक है। ये एक्स अकेले तो जाएगा नहीं, ठीक है, अपने साथ एक और को लेके जाएगा। तो ये क्या करेगा? एक्स अल्फा से और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। तो देखो दोनों में हमने यहाँ पे क्या किया? इस वाले कार्बन से एक्स हट गया और इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन। तो दोनों कार्बन के पास क्या बचा है? एक एक बॉन्ड दोनों के पास बचा है, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या करेंगे? दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। ये बोलता है कि ठीक है भाई, तेरे पास भी एक बॉन्ड, मेरे पास भी, तो दोनों मिलके एक सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। तो एक पहले से ही था, एक और हो गया, तो ये क्या बन गया? हमारा अल्कीन बन गया, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन हमारी टू टाइप्स की होती है हमारे पास, अल्फा एलिमिनेशन एंड बीटा एलिमिनेशन। अभी जो अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन नाम हुआ है, ये कैसे आया है? देखो, अगर हमारे को एक हाइड्रोजन और एक लिविंग ग्रुप को रिमूव कराना है, ठीक है। तो अगर दोनों एटम हमारे सेम कार्बन से रिमूव होते हैं, ठीक है, बोथ द एटम आर रिमूव फ्रॉम द सेम कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। बिकॉज हाइड्रोजन भी हमारा इसी कार्बन से रिमूव हो रहा है और ये एक्स भी, और यहाँ से क्या बचा? केवल CH2 माइनस। हाइड्रोजन और एक्स रिमूव हो गए हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा और 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बीटा या 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है? एक होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप और दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा कहाँ से रिमूव हो जाएगा? अल्फा कार्बन से, एंड द अदर ग्रुप लाइक हाइड्रोजन विल रिमूव फ्रॉम द बीटा कार्बन। अब क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बीटा से रिमूव हो रहा है, दैट्स व्हाई दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो होता क्या है? अल्फा बीटा, दो कार्बन हो गए हमारे पास। अल्फा से डायरेक्टली यहाँ पे लिविंग ग्रुप अटैच है, और बीटा के पास दो हाइड्रोजन है, ठीक है। एक चेन में हमारे पास एक से ज्यादा बीटा कार्बन भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे देखो एक ही बीटा कार्बन है। अब होगा क्या? इस बीटा कार्बन से ये वाला एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके पास क्या बचा? एक हाइड्रोजन हट गया तो ये CH बचा यहाँ पे, और यहाँ क्या है? ये क्या है? ये हमारे पास CH2 है, और इसके साथ L यानी लिविंग ग्रुप लगा था, तो ये लिविंग ग्रुप निकला, तो यहाँ पे खाली CH2 बच गया। अब दोनों कार्बन पे एक एक बॉन्ड खाली, तो दोनों ने क्या बना लिया आपस में मिलके? यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? कि एक अल्कीन प्रोडक्ट हमें मिल गया, ठीक है। अब बीटा एलिमिनेशन के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो फर्स्ट वन इज हियर
डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन को कैसे समझेंगे, देखो डी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डी मीन्स रिमूव। ठीक है, किसी को भी रिमूव कराना। अब हमें यहाँ किसको रिमूव कराना है, तो देखो डिहाइड्रो, यानी कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन मीन्स कोई भी हैलोजन ग्रुप एक्स। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन कुछ भी आ सकता है यहाँ पे हमारा। तो अब देखो यानी कि अगर किसी रिएक्शन से हाइड्रोजन एंड हैलोजन ग्रुप रिमूव होते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा ये एक्स हैलोजन लगा हुआ है। ठीक है, देखो इस वाले कार्बन पे, तो ये कौन सा कार्बन हो गया हमारे पास, अल्फा कार्बन, एंड नेक्स्ट टू द अल्फा कार्बन इज बीटा कार्बन। तो देखो यहाँ पे बॉन्ड किसके बीच में बना है, अल्फा और बीटा के बीच में। बस ये याद रखना, अल्फा से हमें एक्स रिमूव करना है और बीटा से एक हाइड्रोजन कम कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सेम इसको भी ऐसे ही ब्रेक करते हैं। अल्कोहल सबको पता है कि हमारी एल्काइल चेन के साथ अगर हम OH ग्रुप जोड़ देंगे OH, तो हम क्या बना देंगे, अल्कोहल। और अल्कोहल में क्या कराना है हमें, डिहाइड्रेशन। डी मीन्स रिमूव और हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन। आपने सुना भी होगा कि गर्मियों में हमें कैसे रहना चाहिए, हाइड्रेटेड। क्यों रहना चाहिए, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर। ठीक है, गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, पानी की कमी, तो वही डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर को रिमूव कराना है हमें अल्कोहल से। ठीक है, तो अल्कोहल में जो OH ग्रुप है ये किसकी तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह। हमने एग्जांपल देखा था पीछे, OH इज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर हम यहाँ पे लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एल्कीन बन जाएगा। यहाँ से देखो OH रिमूव हुआ है हमारा अल्फा कार्बन से, ये अल्फा कार्बन है हमारा, और बीटा कार्बन से क्या रिमूव हुआ है हमारा, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो गया, और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया यहाँ पे, एल्कीन। प्लस यहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें वाटर। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा हमें वाटर। नेक्स्ट, अब बीटा एलिमिनेशन को हमें डिटेल में करना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी। तो 10 मार्क्स में या 7 मार्क्स में एक क्वेश्चन यहाँ से कवर होता है। तो बीटा एलिमिनेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है, E1 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन। E1 को हम यूनिमोलिकुलर बोलते हैं और E2 को हम बाइमोलिकुलर बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनि का मतलब क्या है, सिंगल, यानी कि 1, और यहाँ पे भी देखोगे तो E के साथ क्या लिखा है, 1। तो यहाँ 1 क्या डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है रिएक्शन में, यानी कि स्टार्टिंग किससे होगी, एक सिंगल मॉलिक्यूल से। रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है यहाँ पे। मतलब जो हमारा रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। केवल एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है ना, केवल और केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है और किसी चीज पे नहीं। चाहे उसमें कोई रिएजेंट है चाहे कोई सॉल्वेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करे, केवल और केवल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। इसीलिए इस टाइप की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ पे देखो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट भी सेम प्रोपोर्शन से बढ़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हमारा मैकेनिज्म ऑफ E1 रिएक्शन। अब देखो E1 रिएक्शन है तो E1 से मतलब क्या था, यूनिमोलिकुलर एंड फर्स्ट ऑर्डर। अब इसी को हम अगर इसके स्टेप्स की बात करें तो 1 नहीं लिखना, यहाँ लिखना है 2। स्टेप्स कितने होते हैं इसके अंदर, 2 स्टेप प्रोसेस होता है इसके मैकेनिज्म में। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो सबसे पहली बात आती है कि कार्बोकैटायन क्या होता है। तो देखो कैटायन सबको पता है जिसके ऊपर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव। और कार्बो वर्ड कहाँ से आया हमारा, कार्बो का मतलब आया है कार्बन से, यानी कि वो आयंस, वो कंपाउंड्स जिनके ऊपर कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट आर कॉल्ड एज कार्बोकैटायन या फिर कार्बोनियम आयन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें कार्बोकैटायन बनाना है, यानी जो हमारा कंपाउंड है एल्काइल हैलाइड फॉर एग्जांपल, तो उसको हमें आयनाइज करना है। आयनाइज यानी कि आयंस में कन्वर्ट करना है, और अगर ये आयन में कन्वर्ट होगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए और कार्बन कैसा बन जाएगा, कार्बोनियम आयन। ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ये होता है कैसा, स्लो होता है। तो जो हमारा हमने काइनेटिक्स में भी पढ़ा था, जो स्टेप स्लो होता है उस पे हमारा रेट डिपेंड करता है। तो क्योंकि ये वाला स्टेप स्लो है तो इस पे हमारा पूरा रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। दैट्स व्हाई
ये किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल कंसेंट्रेशन के सबस्टेट पे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमने टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया है। ठीक है, ब्यूटाइल मींस 1 2 3 4 कार्बन है, दैट्स वाई ब्यूटाइल, एंड ब्रोमाइड यानी कि यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है हमारा हैलोजन यानी कि लीविंग ग्रुप। तो इस बॉन्ड को जब ब्रेक किया तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, इस ब्रोमीन के पास। तो ये ब्रोमीन कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और कार्बन पे कैसा चार्ज पहुंच गया, यहाँ पे यहाँ देखोगे तो यहाँ पहुंच गया हमारा, कार्बन पे पहुंच चुका है, ये वाला इस कार्बन पे पहुंच चुका है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ कार्बोनियम आयन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे आया है पॉजिटिव चार्ज। सेकंड स्टेप की हम बात करें तो अब देखो सेकंड स्टेप को हम बोलते हैं लॉस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है हमारा H प्लस आयन। H प्लस को क्या बोलते हैं हम, प्रोटॉन। ठीक है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब प्रोटॉन क्या होता है, कोई भी हम यहाँ पे या तो कोई वीक बेस ले लेंगे। ठीक है, ये जो बेस है बहुत वीक होगा, या फिर हमारे सोलवेंट में कभी कभी, जैसे अगर हमने वाटर लिया है तो सोलवेंट में क्या प्रेजेंट होते हैं, OH माइनस आयन। तो ये जो OH माइनस आयन या तो हम इसमें से सोलवेंट में से ले लेंगे, या फिर हम अपने वीक बेस से ले लेंगे। वो OH माइनस क्या करेगा, हमारे कार्बोनियम आयन से प्रोटॉन को रिमूव करा देगा। देखो कैसे होगा, ये हमारा यहाँ तक कार्बोनियम आयन बना था अभी फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, अब इस कार्बोनियम आयन के साथ हमारे, ये मान लो ये था हमारा अल्फा कार्बन, क्योंकि यहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच था। अब देखो मैंने पहले बताया था ना कि एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो सकते हैं, तो एक ये बीटा कार्बन है हमारे पास, एक ये बीटा कार्बन है, और एक ये हमारे पास है बीटा कार्बन। ठीक है, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 3 बीटा कार्बन है। अब हमारा जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से रिमूव होगा, वो कहीं से भी रिमूव हो सकता है, बट इस कैसे डिपेंड करेगा वो अभी बताती हूँ मैं। यहाँ पे पहले देखो, अब यहाँ अल्फा और यहाँ से अगर हाइड्रोजन ये OH माइनस रिमूव कराता है, तो ये देखो H और OH मिलके क्या बनाया इन्होंने, वाटर। और इस वाले अल्फा और बीटा हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये कार्बोनियम आयन किस में कन्वर्ट हो गया, एक एल्कीन प्रोडक्ट में, और इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। ये नाम कैसे बना, 1 2 3 मतलब क्या आ गया यहाँ पे, प्रोप, और डबल बॉन्ड की वजह से, इसकी वजह से क्या है यहाँ पे, ये ईन आ गया है इसकी वजह से, और 1 2 सेकंड पोजीशन पे क्या है यहाँ पे, मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब हमने कहा ना कि या तो इससे भी हाइड्रोजन रिमूव करा सकते हैं हम, इससे भी और इससे भी, तो कैसे पता चले कि हमें कौन से, इस वाले कार्बन से रिमूव करानी है, या इस वाले कार्बन से, या इस वाले किससे हमें रिमूव करानी है। तो वो हमारा एक रूल होता है सैडजेफ रूल। ये सैडजेफ रूल डिटरमाइन करता है कि हमें हाइड्रोजन रिमूव कहाँ से कराना है। ठीक है, so what is Sadzeff rule? According to Sadzeff rule, the main product is the most highly substituted alkene. इसका मतलब अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर ये मेरे पास ये सबस्ट्रेट है, तो क्या करूंगी मैं, देखो यहाँ पे मेरे पास ब्रोमीन अटैच है सेकंड पोजीशन पे, तो दिस सेकंड कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, फर्स्ट कार्बन इज नोन एज बीटा कार्बन, क्योंकि अल्फा के जस्ट नेक्स्ट है, और एक इधर भी है, थर्ड वाला भी बीटा कार्बन होगा, क्योंकि ये भी अल्फा के नेक्स्ट है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन हम इस 1 कार्बन से भी रिमूव कर सकते हैं, 3 से भी, क्योंकि दोनों ही हमारे क्या है, बीटा कार्बन है। अब क्वेश्चन उठता है कि हमें किधर से रिमूव करना है, तो देखो दोनों तरफ से करके देखते हैं क्या बनता है। जब हमने OH माइनस की हेल्प से इस फर्स्ट हाइड्रोजन को रिमूव करा, फर्स्ट कार्बन वाले को, तो कहाँ बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड 1 और 2 कार्बन के बीच में। ठीक है, लेकिन जब हमने OH माइनस की हेल्प से इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करा, थर्ड वाले को, तो बॉन्ड कहाँ आया, 2 और 3 के बीच में। अब यहाँ क्या लिखा है हमारा कि जो CC डबल बॉन्ड ज्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा, जिसमें ज्यादा सब्सटीट्यूएंट होंगे, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब बताओ, अगर हम इस वाले डबल बॉन्ड को देखें तो ये तो टर्मिनल पे आ रहा है, इधर तो आगे कोई सब्सटीट्यूशन ही नहीं है, और अगर इस वाले कार्बन पे देखें तो इस पे एक सब्सटीट्यूशन लगी है, ये CH2 CH3, और यहाँ पे देखें तो हमारे डबल बॉन्ड के इस वाले कार्बन पे भी यहाँ सब्सटीट्यूशन है काफी ज्यादा, और डबल बॉन्ड के इस वाले कार्बन पे भी दोनों साइड सब्सटीट्यूशन हो रही है, यानी कि तो मेजर क्या बनेगा हमारा, मेजर बनेगा C3 वाला। ठीक है, जहां से थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन निकाला है हमने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इवन रिएक्शन रेट। ओके, सो इवन रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे, फर्स्ट वन इज द सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर एंड द रिएक्टिविटी। ठीक है, तो सबस्ट्रेट जो था, जो स्टार्टिंग में हम रिएक्टेंट ले रहे थे, उसका स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है कि कितनी फास्ट रिएक्शन होगी, कितनी स्लो होगी। ठीक है, तो देखो हमारे पास 3 तरह के इफेक्ट होते हैं, प्लस आई, हाइपर कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, ये आपने मैकेनिज्म में पढ़े होंगे।
तो देखो इन 3 इफेक्ट की वजह से क्या होता है, हमारा जो कार्बोकैटायन बना था ना फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट था, तो वो होता है हमारा इन इफेक्ट्स की वजह से कार्बोकैटायन क्या हो जाता है, स्टेबल। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन उतना ज्यादा हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो देखो टर्शरी कार्बन क्या होता है, जिसमें हमारा ये जो अल्फा कार्बन है ये किससे अटैच होता है, ये आगे फर्दर 3 कार्बन चेन से अटैच होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 क्या होंगी, ये कार्बन चेन लगी होंगी इधर से, और ये कार्बन चेन क्या करती हैं, यही तीनों इफेक्ट लगाती हैं, प्लस आई। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिव कॉन्जुगेटिव। तो देखो अगर यहाँ पे मेरे पास 3 एल्काइल चेन है, 3 कार्बन चेन है, तो यहाँ पे इफेक्ट कैसा लगेगा हमारा, यहाँ पे इफेक्ट लगेगा हमारा 3 टाइम्स। ठीक है, और जब सेकेंडरी एल्काइल होगा तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पे केवल 2 ही कार्बन चेन है, तो यहाँ पे इफेक्ट कैसा लगेगा हमारा, यहाँ पे लगेगा 2 टाइम्स। ठीक है, और जो प्राइमरी होगा उसमें तो सिंगल चेन होगी यानी 1 टाइम जस्ट लग रहा है। तो क्या होगा, धीरे धीरे इफेक्ट, क्योंकि इसका कम होता जा रहा है, और जैसे जैसे इफेक्ट कम होता जाएगा हमारे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी। तो ऑर्डर क्या हो गया, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सेकेंड इज द बेसिसिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द बेस। अब मैंने बताया था आपको कि इवन रिएक्शन में जो बेस यूज करते हैं हम कैसा यूज करते हैं, वीक बेस। ठीक है, या तो कोई वीक बेस यूज करेंगे या फिर हमारा सॉल्वेंट ही OH- को डोनेट करेगा, तो वही इस पर्पस को कंप्लीट कर देगा। तो जो हमारा जो यहाँ पे बेस है वो अनअफेक्टेड है, मतलब बेस पे कोई भी अफेक्ट नहीं शो होता है रिएक्शन के रेट पे। थर्ड इज द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का नेचर देखो, हमने इवन रिएक्शन में क्या बोला कि बीच में हमारा कार्बोकैटायन बन रहा है, यानी कि एक आयनिक इंटरमीडिएट बन रहा है। अगर मेरे पास कुछ आयनिक बन रहा है तो मेरा सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करेंगे हम, वैसे वैसे इवन रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है E2 रिएक्शन। अब E2 रिएक्शन 2 मतलब 2, यानी कि बाई मीन्स 2 होता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल मीन्स मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ पे हमारे 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, और इसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, यानी इस बार जो हमारा रेट है वो 2 चीजों पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट वन इज द सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंड सेकेंड वन इज द बेस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, यानी इस बार हमारा रेट लिविंग ग्रुप के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका मैकेनिज्म। E2 रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो 1 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, ये याद रखना है, E1 में 2 स्टेप प्रोसेस होता है और E2 में 1 स्टेप प्रोसेस होता है। तो इसमें इस स्टेप को, इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये क्यों बोलते हैं इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि यहाँ बीच में एक ऐसा इंटरमीडिएट आता है जिसमें ना तो कोई बॉन्ड पूरी तरह से बने हुए हैं, ना कोई बॉन्ड पूरी तरह से टूटे हुए हैं। ठीक है, सब आपस में जस्ट डॉट डॉट से लिंक्ड है, यानी कुछ बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, कुछ ब्रेक हो रहा है। इसके बाद जब ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत थोड़े टाइम के लिए रहती है और फिर हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें हम एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं यहाँ पे, या फिर जो OH कोई भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे। देख जैसे हमने C2H5O- लिया है यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव। अब ये यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, ये हम किससे डिनोट करेंगे, इसको F से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अब जब यहाँ बॉन्ड फॉर्म होगा, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो ये कार्बन के साथ नए बॉन्ड बने तो पुराने टूट जाते हैं, तो ये क्या करेगा, कार्बन के साथ वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक है, अब कार्बन बोलेगा भाई मेरे को तो इसने छोड़ दिया, चलो किसी और को पकड़ते हैं। तो कार्बन क्या करेगा, इस वाले कार्बन को आके पकड़ लेगा। ठीक है, इस वाले के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब ये वाला कार्बन कह रहा है मेरे पास भी एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो ये किसको ब्रेक करे, तो ये इस हैलोजन को यहाँ से रिमूव करा देगा। ठीक है, तो क्या हुआ, नए बॉन्ड बनते गए, पुराने टूटते गए। अब जो जो जहां जहां ब्रेक लिखा है, बी लिखा है, मतलब उसे ब्रेक कर दो, तो यहाँ से C2H5OH अलग हो गया, एक यहाँ से Br अलग हो गया, और इन दोनों कार्बन के बीच यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा इसका मैकेनिज्म। इसके अगर हम फैक्टर्स पढ़ें तो देयर आर 3 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज द सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, दिस इज सिमिलर टू इवन रिएक्शन रेट। ओके, नेक्स्ट द बेसिसिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द बेस। अब हमने यहाँ पे कैसा बेस यूज करा है, स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि हमारे प्रोटॉन को रिमूव करा रहा है। तो हमारे बेसिसिटी और कंसंट्रेशन कितना है बेस का, दोनों ही चीजों पे हमारा क्या डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन।
तो जितनी ज्यादा बेसिसिटी या कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज्यादा हमारे E2 रिएक्शन का रेट होगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। अब देखो जो लीविंग ग्रुप है हमने क्या कहा था, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, यानी इस बार जो हमारा लीविंग ग्रुप का नेचर भी एक फैक्टर होगा। तो देखो जितना बेटर लीविंग ग्रुप उतनी ही हमारी E2 रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, अब ये बेटर का कैसे पता चलेगा, यानी जितना वो इजीली रिमूव हो जाता है, तो जितना बड़ा हमारा लिविंग ग्रुप का साइज होगा वो इतने इजीली रिमूव हो जाएगा, यानी वो उतना बेटर होगा और वो उतनी ही अच्छी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन देगा। तो देखो आयोडीन का हमारा सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, और सबसे छोटा किसका होता है, इसका फ्लोरीन का। तो इस ऑर्डर में हमारी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो हम E2 रिएक्शन में एज सच यहाँ पे कोई हमारा वो नहीं बन रहा था आयनिक प्रोडक्ट, बट हाँ एक ट्रांजिशन स्टेट जरूर बन रही थी। तो वो ट्रांजिशन स्टेट जब भी हमारी स्टेबल रहेगी जब हमारा कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक। एप्रोटिक का मतलब ऐसा सॉल्वेंट जो कि H+ आयन ना दे। ए मतलब नोट, एब्सेंट, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, हाइड्रोजन, यानी H+ आयन जहाँ पे एब्सेंट हो, मतलब सॉल्वेंट कोई H+ आयन को रिलीज नहीं कर रहा हो, क्योंकि अगर ये H+ आयन रिमूव करेगा तो हमारे OH की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए हमारा, पोलर एंड एप्रोटिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा E1 और E2 दोनों रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक छोटा सा समरी, अगर डिफरेंस पूछे कि E1 और E2 में क्या क्या डिफरेंस और क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। E1 रिएक्शन कैसी होती है, यूनिमोलिकुलर, ठीक है, और E2 बाइमोलिकुलर। E1 रिएक्शन का रेट होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दैट मींस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। सेकंड E2 रिएक्शन में क्या रेट होता है हमारा, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, एंड रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन। इट्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व 2 स्टेप्स, इट्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व अ सिंगल स्टेप। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और यहाँ पे भी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी E1 और E2 दोनों में सेम होती है। ठीक है, सॉल्वेंट हमने देखा था अगर यहाँ पोलैरिटी बढ़ाते हैं तो रेट भी बढ़ता है। यहाँ हमने देखा था कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, साथ में एप्रोटिक होना चाहिए। ओके, सो हियर E1 and E2 रिएक्शन इज कंप्लीटेड। थैंक यू।